नमस्कार, स्वागत है आपका। खबर उत्तराखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अनाया शर्मा। शुरुआत करेंगे आज की अहम खबरों के साथ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को प्रेमनगर के सुधोवाला में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम का 108वां संस्करण सुना। इस अवसर पर उन्होंने लेखक हरि सिंह बीष्ट द्वारा लिखी गई पुस्तक मन की बात सकारात्मक संवाद से सशक्त भारत का विमोचन भी किया। इस पुस्तक में प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम के 75वें संस्करण से 99वें संस्करण तक विस्तार से वर्णन किया गया है। इस कार्यक्रम के माध्यम से उन्होंने समाज के विभिन्न क्षेत्रों में विशिष्ट कार्य करने वाले लोगों को प्रोत्साहित करने का कार्य भी किया है। सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी दुनिया के पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने देशवासियों को जोड़ने और समाज सेवा से जुड़े कार्यों के लिए लोगों को प्रेरित करने के लिए 100 से अधिक बार मन की बात साझा की है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को झाझरा देहरादून स्थित श्री सिद्ध हनुमान मंदिर श्री बालाजी धाम से पूजा अर्चना की। उन्होंने इस अवसर पर भगवान बालाजी से प्रदेशवासियों के सुख शांति और कल्याण की कामना की। झाझरा देहरादून स्थित श्री सिद्ध हनुमान मंदिर पहुंचे मुख्यमंत्री धामी, जहां पर उन्होंने श्री बालाजी धाम में पूजा अर्चना की है और प्रदेशवासियों के लिए सुख समृद्धि की कामना की है। पूजा अर्चना के साथ तस्वीरें अपने स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी झाझरा देहरादून के मंदिर श्री सिद्ध हनुमान मंदिर में पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने पूजा अर्चना की है, जिसकी तस्वीरें आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। पूजा अर्चना की है और उन्होंने प्रार्थना की है और भगवान से प्रदेशवासियों के लिए सुख समृद्धि की कामना भी की है। श्री सिद्ध हनुमान मंदिर पहुंचे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, जहां पर उन्होंने पूजा अर्चना की है। आपको बता दें, देहरादून झाझरा में स्थित है ये श्री सिद्ध हनुमान मंदिर, जहां पे मुख्यमंत्री धामी पहुंचे हैं और उन्होंने श्री बालाजी धाम में पूजा अर्चना की है और प्रदेशवासियों के लिए सुख समृद्धि की कामना की है। खबर देहरादून से है, जहां कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा ने धामी सरकार पर निवेशकों को लेकर दोहरा मापदंड अपनाने का आरोप लगाया है। इस पर बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता विनोद सियाल ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड प्रगति के पथ पर अग्रसर है। जो निवेशक उत्तराखंड में आने वाले हैं और जिनके साथ एमओयू साइन हुए हैं और धरातल पर उनकी ग्राउंडिंग भी हो चुकी है, ऐसे समय में कांग्रेस को जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका निभानी चाहिए। उन्हें निवेश के इस वातावरण में उत्साह पैदा करना चाहिए, न ही लोगों का मनोबल तोड़ना चाहिए। विनोद सियाल ने कहा कि कांग्रेस को न ही भ्रामक प्रचार प्रसार करना चाहिए, क्योंकि अगर उत्तराखंड का विकास होगा तो वह केवल भारतीय जनता पार्टी का न होके उत्तराखंड के सभी लोगों का होगा। माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में उत्तराखंड निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर है। जो निवेशक उत्तराखंड आने वाले हैं उनके एमओ साइन हो चुके हैं, धरातल पर उनकी ग्राउंडिंग भी हो चुकी है। ऐसे समय में उन्हें एक जिम्मेदार प्रतिपक्ष की भूमिका निभानी चाहिए। उन्हें निवेश के इस वातावरण में उत्साह पैदा करना चाहिए, न कि लोगों का मनोबल तोड़ना चाहिए, न कि भ्रामक प्रचार प्रसार करना चाहिए। क्योंकि उत्तराखंड का विकास होगा तो भारतीय जनता पार्टी का नहीं होगा, ये उत्तराखंड के आम जन का होगा, यहाँ के युवाओं का होगा, यहाँ की महिलाओं का होगा, यहाँ के सबका होगा। इसलिए कांग्रेस को थोड़ा सकारात्मक सोचना चाहिए। लगातार एक ओर तो सरकार कह रही है कि हम राज्य में निवेश लाएंगे, निवेशकों को आमंत्रित कर रहे हैं, इन्वेस्टर मीट कर रहे हैं। दूसरी ओर जो है रामनगर के पास जो एक रिसोर्ट संचालक है, वहां पर पुलिस ने उनके साथ बड़ी भारी अभद्रता की। उनको जो है झूठे मुकदमे में फंसाने का काम किया। रात भर जो है उनको लॉकअप में रखा और जब मामला हाई कोर्ट तक पहुंचा तो माननीय हाई कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए वहां के जो है थानाध्यक्ष को निलंबित करने का काम किया और 3 दिन बाद वो बहाल हो जाते हैं और उसी थाने में उनकी दोबारा से पोस्टिंग हो जाती है। इस पर माननीय हाई कोर्ट ने गंभीर टिप्पणियां की हैं।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साल 2024 से पहले काशीपुर को नए साल का तोहफा दिया है। शहर में लंबे समय से प्रतीक्षित मल्टी स्टोरी पार्किंग के निर्माण को सीएम धामी ने स्वीकृति दे दी है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर ग्रामीण निर्माण विभाग की तरफ से मल्टी स्टोरी पार्किंग के लिए आंगन धन की संस्तुति को स्वीकार करते हुए शासन ने 17 करोड़ 98,99,000 रुपए के बजट को स्वीकृति दे दी है और राज्य वित्त विभाग से निर्माण कार्य की 40% धनराशि यानी 7 करोड़ 19,59,000 की धनराशि भी प्रथम किस्त के रूप में अनुमति कर दी है। और आपको बता दें कि मल्टी स्टोरी पार्किंग बनने से काशीपुर की यातायात संबंधी एक बड़ी समस्या का समाधान हो गया है। इसी के साथ काशीपुर मीडिया सेंटर के अध्यक्ष दिलप्रीत सिंह सेठी ने कहा कि पहले विकास पुरुष नारायण दत्त तिवारी को कहा जाता था, लेकिन अब हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी विकास पुरुष के नाम से जाने जाने लगे हैं। आने वाला साल 2024 काशीपुर का होने वाला है। हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी जो काशीपुर से बहुत अगाध प्रेम रखते हैं, बार बार उनका आना होता है और काशीपुर के बच्चे बच्चे का नाम भी उन्हें अपनी जुबान पर उनके रटा हुआ है। वास्तव में काशीपुर के इतिहास में एक पुनः एक युग परिवर्तन होने वाला है। वो उनके और आसपास के जो काशीपुर के गांव, कस्बे और जो शहर लगते हैं वो अपनी खरीदारी करने हॉस्पिटल्स में या अन्य चीजों को खरीदने के लिए वो काशीपुर आते हैं, परंतु जब वो वाहन लेके आते तो उनकी पार्किंग की कोई व्यवस्था नहीं थी यहाँ पे प्रॉपर, जिस कारण हमारे काशीपुर की जीडीपी जो है वो डाउन जा रही थी। तो व्यापारी वर्ग जो है वो बार बार हमारे व्यापार मंडल द्वारा भी बार बार डिमांड रखी जा रही थी कि ये जो है पार्किंग की प्रमुख जो समस्या है इसका निराकरण किया जाए। मैं माननीय मुख्यमंत्री, हमारे सूबे के जो मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी जी, उनका शुक्रगुजार हूं जिन्होंने त्वरित कार्यवाही करते हुए और ये जो समस्या है, प्रदेश की भी जो समस्या है वो उनको बड़ा गंभीरता से लेते हैं। और बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी को। यहाँ पर काशीपुर में पुल बनने की वजह से वैसे ही अतिक्रमण की बहुत परेशानी थी और खासकर ये चांदनी चौक जो काशीपुर का जेल पार्किंग के आसपास को कहा जाता है, तो यहाँ अतिक्रमण की बहुत समस्या थी। तो ये बात बहुत पहले से चल रही थी और मुख्यमंत्री जी ने 2023 में जाते जाते नववर्ष के लिए एक सौगात दे दी है। 18 करोड़ रुपए उन्होंने यहाँ पर जो है घोषणा की है और घोषणा के साथ में उनकी किस्त भी जो है उन्होंने शुरुआत कर दी है। देहरादून बीजेपी प्रदेश कार्यालय में मन की बात कार्यक्रम को सुना गया। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता सुनीता विद्यार्थी का कहना है कि पीएम मोदी मन की बात कार्यक्रम में जो भी बातें साझा करते हैं उनको न सिर्फ देश में बल्कि विदेशों में भी सुना जाता है। इससे सभी को प्रेरणा तो मिलती ही है। उन्होंने आगे कहा कि मन की बात कार्यक्रम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर प्रधानमंत्री ने बात की है। साथ ही महिलाओं का जो योगदान शिक्षा में रहा है उस पर भी पीएम ने चर्चा की है। पीएम ने फिटनेस के बारे में भी इस संस्करण में बात की है। वहीं मन की बात कार्यक्रम को सुनने के लिए बॉलीवुड एक्ट्रेस भी मौजूद रही। प्रधानमंत्री ने वोकल फॉर लोकल पर भी फोकस किया। उन्होंने कहा कि जिस तरह से लगभग सभी चीज देश में आप बन रही है और उसमें सबसे ज्यादा क्षेत्रीय उत्पाद शामिल है, इनको बढ़ावा देने के लिए सभी को प्रयास करने चाहिए जिससे इन उत्पादों को भी एक अलग पहचान मिल सके। जी बिल्कुल, देखिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज मन की बात के 108वें संस्करण को हमने सभी ने सुना और माननीय प्रधानमंत्री जी जिस प्रकार से हमेशा जितनी भी जो बातें वहाँ डिस्कस करते हैं, जानकारियां साझा करते हैं, उससे बहुत प्रेरणा हमें मिलती है और पूरा देश ही नहीं विदेशों में भी मन की बात के कार्यक्रम को सुना जाता है। और जिस प्रकार से आज माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बात की और जो हमारे शिक्षा में जिस प्रकार से महिलाओं का जो योगदान रहा, वीरांगनाओं का जो योगदान रहा, चाहे शिक्षा है, शौर्य की बात करें हम, किस प्रकार से हमारे उस टाइम जो है महिलाओं ने अपना बढ़ चढ़कर स्वतंत्रता में भी और अपने जो राज्य की जो बागडोर है वो संभाली की, तमाम चीजों को माननीय प्रधानमंत्री जी ने साझा किया। प्रदेश के अंदर जो चलाई जा रही है और पूरे थ्रू आउट इंडिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहाड़ी उत्पादों के मुरीद हैं। पीएम मोदी ने कई बार अपने मन की बात कार्यक्रम में इस बात का जिक्र भी किया है। इसी के चलते भारत सरकार और प्रधानमंत्री मोदी लगातार मिलेट्स मिशन को बढ़ावा दे रही हैं, जिसके तहत नए साल पर अल्मोड़ा पहुंचने वाले पर्यटकों का स्वागत भी पहाड़ी उत्पादों से किया जा रहा है। अल्मोड़ा जनपद के
बिनसर कसार देवी के होटल रिसोर्ट में आने वाले पर्यटकों के वेलकम के लिए होटल मालिक पहाड़ी व्यंजन बनवा रही हैं। मिलेट्स मिशन के तहत मोटे अनाज को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिससे बने पौष्टिक व्यंजनों का लुत्फ भी पर्यटक ले रहे हैं। पहाड़ी व्यंजनों की व्यवस्था की गई है और साथ में ही रात के वक्त में बोन फायर और आपका म्यूजिक और गाला डिनर की व्यवस्था की गई है। तो आज ये कार्यक्रम हमारे वहाँ होने जा रहे हैं और साथ में ही जो भी बाहर से पर्यटक आ रहे हैं और अंदर के हमारे इन हाउस गेस्ट हैं, उन सब के लिए काफ़ी अच्छी व्यवस्था की गई है। पहाड़ी व्यंजन में जैसे गहत की दाल है और भट की दाल है, हरी सब्जी है और मूली का छिछुआ है, मडवा की रोटी है। तो इस तरीके से इन सब की व्यवस्था की है। पुलिस ने गदरपुर के आर्यनगर के पास जंगल में असलहा बनाने वाली फैक्ट्री का भांडाफोड़ करते हुए एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर बड़ी संख्या में असलहे और उपकरण बरामद किए हैं। एमएसपी मंजूनाथ टीसी ने बताया कि 29 दिसंबर को मुखबिर की सूचना पर थानाध्यक्ष के नेतृत्व में टीम ने ग्राम आर्यनगर में खेत के किनारे जंगल के पास पाखड़ के पेड़ों के नीचे अवैध असलहा बना रहे आरोपी को पकड़ लिया है। इसके पास से अवैध रूप निर्मित भारी मात्रा में अवैध हथियार को बनाने के उपकरण बरामद किए गए हैं। वहीं अभियुक्त ने बताया कि वह, उसका बेटा और उसकी बुआ का लड़का साथ मिलकर अवैध असलहा बनाने का काम करता है। आरोपी ने बताया कि वह असला बनाकर रामपुर, रुद्रपुर, किच्छा, हल्द्वानी, बाजपुर, कालाडूंगी आदि स्थानों में 5-5 हजार रुपए में प्रति तमंचे के हिसाब से बेचते थे। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का निर्देश रहता है कि इस प्रदेश को अपराध मुक्त उत्तराखंड बनाना है। इसी दिशा में पुलिस और सभी टीम्स को काम करना चाहिए। इसी क्रम में माननीय डीआईजी महोदय और माननीय डीजीपी महोदय और माननीय डीआईजी महोदय का लगातार निर्देश रहता है कि अपराध मुक्त उत्तराखंड बनाने के लिए गुड वर्क और स्पेशली ड्रग्स पे, वेपन्स पे काम करना चाहिए करके आज गदरपुर थाना पुलिस को बेहतरीन सफलता मिली है। हमारे को इस साल का सबसे हाईएस्ट वेपन्स रिकवरी हुआ है और गदरपुर थाना पुलिस द्वारा इनपुट पर काम करते हुए ग्राम आर्यनगर में खेत के किनारे में घनी जंगलों में अवैध असला बनाने का एक बहुत बड़ी फैक्ट्री उजागर किया गया है। पर्यटन नगरी मसूरी नए साल के जश्न के लिए तैयार है। यहां देश विदेश के पर्यटक नए साल का जश्न मनाने के लिए आते हैं। इसी को लेकर एसएसपी अजय सिंह ने यातायात व्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने पुलिस अधिकारियों को हुड़दंगियों से सख्ती से निपटने के आदेश दिए और पूरी रात पुलिस गश्त और यहां आने वाले पर्यटकों की सुविधाओं के लिए हर संबंध सहायता करने के निर्देश भी जारी किए। पत्रकारों से बातचीत करते हुए एसएसपी अजय सिंह ने कहा कि मसूरी में देश विदेश के पर्यटक नए साल का जश्न मनाने आते हैं। किसी भी पर्यटक को परेशानी न हो, इसके लिए यदि कोई रात भर भी अपने प्रतिष्ठान खोलना चाहता है तो उनकी सुरक्षा के लिए पुलिस तैनात कर दी गई है। सैलानी आते हैं और आसपास धनौल्टी और जो एरिया बन गए डेवलप हुए वहाँ भी जाते हैं। देखा गया कि क्योंकि सैटरडे संडे था, कल भी काफ़ी सारे सैलानी आए और आज भी लगातार आवागमन जारी है। मुझे लगता है जो हमारी व्यवस्थाएं यही है कि सैलानियों को दिक्कत ना हो। या मेन जो सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है यातायात को लेकर आती है, उससे कहीं अव्यवस्था ना हो और जगह जगह ड्यूटी पॉइंट इसलिए लगाया गया, उनकी मदद करने के लिए बताया गया। किसी उनको कहीं अन्य जगह जाना है तो उसको गाइड भी कर दिया जाए जिससे कि वो परेशान ना हो। आज क्योंकि संडे है, नववर्ष की पूर्व संध्या है, उसके तहत काफी लोग देहरादून से आए हुए हैं जो मात्र घूमने आए हैं। सुबह आके उनको शाम को वापस लौटना है। इसके तहत थोड़ा जो है चहलकदमी दिख रही है, परंतु जिन्होंने स्टे करना है उसकी मात्रा एज ऑफ नाउ बहुत कम है। प्रशासन द्वारा ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए सारा ट्रैफिक डाइवर्ट किया जा रहा है मोतीलाल नेहरू रोड पर, जिसका कि हमने विरोध किया और हमने प्रयास किया कि हमारी जो मॉल रोड पे होटलियर्स हैं जिनकी बुकिंग वहां पर है उनको मॉल रोड पे अभी एंटर करने दिया जाए 5 से पूर्व। और जो होटलियर्स हैं जो केम्प्टी रोड पर हैं, जो केम्प्टी पार्किंग हमारी खाली पड़ी हुई है, लोगों को वहां जाने के लिए गांधी चौक से राइट टर्न करने की इजाजत दी जाए, जिसको कि उन्होंने स्वीकारा और हाथ किया, निर्देशित किया। अल्मोड़ा में झाड़ू टोकरा पंजर राष्ट्रीय महासभा संगठन द्वारा झाड़ टोकरा पंजर पूजन दिवस मनाया गया।
महिला और पुरुषों द्वारा औजारों की पूजा अर्चना की गई। इस अवसर पर झाड़ू टोकरा पंजर राष्ट्रीय महासभा संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष AK सिकंदर पवार ने कहा कि आज 31 दिसंबर को पूरे देश में झाड़ू टोकरा पंजर की पूजा की जा रही है और पीएम मोदी से मांग करते हुए कहा कि जिस प्रकार विश्वकर्मा दिवस में औजारों की पूजा की जाती है, उसी प्रकार इस दिन भी पूजा की जाती है। पहले तो बधाई देना चाहूंगा, नए साल की, नव वर्ष की बधाई देना चाहूंगा और आपको संज्ञान में लाना चाहूंगा कि अल्मोड़ा जो है जागरूक शहर है और यहाँ पे सभी लोग बुद्धिजीवी हैं, चाहे वो सर्व समाज के लोग बुद्धिजीवी हैं। तो हमने एक रात ये सोचा कि भाई जिस तरह से अन्य मशीनरियों की पूजा विश्वकर्मा दिवस में मनाई जाती है, तो हमारे जो ये सफाई कर्मचारी हैं जो 4 बजे सुबह उठकर जो पूरे देश की सफाई करते हैं, उनके औजारों की, उनके उपकरणों की पूजा क्यों नहीं की जाती है। देहरादून में समान नागरिक संहिता का मुद्दा थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक तरफ जहां प्रदेश सरकार यूसीसी के लिए विधानसभा का 1 दिन का विशेष सत्र आहत करने को तैयार कर रही है, तो वहीं मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस 1 दिन के विशेष सत्र को नाकाफी बता रहा है। कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता प्रतिमा सिंह का कहना है कि यूसीसी को लेकर जो 1 दिन का विधानसभा का विशेष सत्र प्रदेश सरकार बुलाने जा रही है, वो यूसीसी पर चर्चा करने के लिए नाकाफी है। प्रतिमा सिंह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी बिना विपक्ष के ही विधानसभा चलाना चाहती है और बिना विपक्ष के ही संसद चलाना चाहती है। उन्होंने आगे कहा, जिस तरीके से अभी सवाल पूछने पर 146 प्रदेश का निलंबन, सांसदों का निलंबन किया है, ठीक उसी तरह प्रकार यहां भी वही होगा और ऐसे में समान नागरिक संहिता पर कोई चर्चा नहीं हो पाएगी। देखिए, मुझे लगता है ये एक चुनावी जुमला था जो कि उन्होंने देने का कार्य किया था आखिरी मौके पर, और ये उनके घोषणा पत्र में भी नहीं था। और यूसीसी की रही बात, तो इसका समर्थन कांग्रेस पार्टी ने हमेशा किया है। ये खुद, अगर आपने कभी भी संविधान सभा की बहस सुनी होगी तो खुद ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने खुद कहा था कि जब जो है पूरा देश और देश की जनता यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए तैयार हो तो यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू कर देना चाहिए। कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता गरिमा महाराज दासोनी ने राजधानी देहरादून के कांग्रेस मुख्यालय में प्रेस वार्ता की है। चंपावत में भाजपा के मंडल अध्यक्ष कमल रावत पर नाबालिग से दुष्कर्म मामले को लेकर भाजपा से जवाब मांगा है। वहीं इसके साथ गरिमा दासोनी के आरोप लगाया है कि सत्ता पक्ष के दबाव में पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं किया और 8 घंटे तक पुलिस ने पीड़ित परिजनों को बिठाए रखा। वहीं दूसरी तरफ भाजपा प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक ने कहा कि ऐसी वारदात पर समस्त भाजपा खेद व्यक्त करती है। साथ ही उन्होंने कहा कि बीते समय हल्द्वानी के नन्ही परी मामले पर कांग्रेस के पदाधिकारी और सांसदों ने बयान दिया था कि मर्दों का प्रदेश बलात्कार तो होंगे ही, जिसे देखते हुए कांग्रेस कहीं पर आक्रोश और कहीं पर खामोश की राजनीति न करे। मां सहित जब बहुत ज्यादा दिन नहीं हुए जब एनसीआरबी का चौंकाने वाला डेटा सामने आया, जिसमें 907 बच्चियों के उत्तराखंड देवभूमि में हवस का शिकार बनने की खबर आई है, 778 अपहरण की खबर आई है। ऐसे में आज प्रदेश के अंदर कुछ भी गलत काम हो रहा है, कोई भी कुकर्म या दुष्कर्म हो रहा है, उसमें भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की या कार्यकर्ताओं की संलिप्तता ना हो, ऐसा हो ही नहीं रहा है। आप भर्ती घोटाले में हाकम सिंह, संजय धारीवाल, नितिन चौहान को देख लीजिए, या फिर अंकिता भंडारी हत्याकांड में विनोद आर्या, पुलकित आर्या और अंकित आर्या को देख लीजिए। अब नया मामला आया है मुख्यमंत्री के गृह जनपद चंपावत का, जिसमें मंडल अध्यक्ष कमल रावत पर महीनों से एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। और हद तो तब हो गई जब परिजन और इस बच्ची की मां रिपोर्ट दर्ज कराने गए तो उनको 8 घंटे तक बैठाए रखा पुलिस ने, लेकिन केस दर्ज नहीं किया। और 8 घंटों के लंबे संघर्ष और जद्दोजहद के बाद इनका केस भारी जनदबाव में दर्ज करना पड़ा, क्योंकि वहां जनता काफी संख्या में एकत्रित हो गई थी। इन पर अब गंभीर धाराओं में मुकदमे लगे हैं। इसका क्या जवाब है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं और प्रवक्ताओं के पास, ये हम जानना चाह रहे हैं। खबर देहरादून से है, जहां बकायेदार सरकारी विभागों से भवन कर
वसूली को नगर निगम हरकत में आ गया है। बड़े बकायेदारों की सूची तैयार कर नोटिस भेजने की तैयारी की जा रही है। ऊर्जा निगम समेत कई विभाग पर भवन कर का 1-1 करोड़ से अधिक का बकाया है। पहले चरण में नगर निगम ने 5 से 6 करोड़ की राजस्व वसूली की कार्य योजना बनाई है। कर अधीक्षक नगर निगम धर्मेश पेन्यूली ने बताया है कि कई सरकारी महकमे के भवन कर अदा करने को आगे भी आने लगे हैं, लेकिन कई बार रिमाइंडर भेजने के बावजूद कर जमा न करने वालों के विरुद्ध नगर निगम अंतिम नोटिस जारी करने की तैयारी में है। देखिए, जो हमारा ये भवन कर का जो ये वित्तीय वर्ष है, ये 1 अप्रैल से स्टार्ट हो चुका है और लास्ट वित्तीय वर्ष में जो हमारी वसूली हुई है वो 52 करोड़ के करीबन हमें हाउस टैक्स के रूप में नगर निगम को प्राप्त हुआ है। और इस वित्तीय वर्ष में भी अभी तक का जो हमारा कलेक्शन रहा है वो 36 करोड़ रुपए की आय नगर निगम को प्राप्त हो चुकी है, जो कि काफ़ी अच्छा कलेक्शन है। और इसी क्रम में हम लोग जो अभी वसूली की कार्रवाई को तेज करते हुए जितने भी हमारे गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं उन पे भी हम लोग नोटिस और वो लेटर भेजने का कार्रवाई कर रहे हैं ताकि उनका भी टैक्स जमा हो सके। और इसके अतिरिक्त जो हमारे बकायेदार हैं, तकरीबन 20 करोड़ रुपए अभी हमारा बकायेदारों से भी वसूली हमने की जानी है, जिसको हमने आगामी 3 माह में हमने लक्ष्य रखा है इस वसूली को 100% वसूलने का प्रयास करने का। तो जो क्षेत्रीय कर निरीक्षकों के माध्यम से अभी तक ऐसे 40 के तकरीबन 40 ऐसे संस्थान आइडेंटिफाई हुए हैं जिनके द्वारा अभी तक सेल्फ असेसमेंट फॉर्म भर के नहीं जमा कराया गया है। तो ऐसे सभी संस्थानों को लेटर भेजकर आगे की कार्रवाई की जा रही है ताकि उनका भी जो है टैक्स बढ़ाया जा सके। ऋषिकेश की फुटकर सब्जी मंडी में संदिग्ध परिस्थितियों में करीब 1 दर्जन दुकानों में आग लग गई। आग लगने से सभी दुकानें जलकर राख हो गई हैं। दमकल विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया है। गनीमत ये रही कि आग पक्की दुकानों तक नहीं पहुंची, जिससे बड़ा हादसा होने से टल गया। आधी रात के इस घटना में दुकानदारों ने सनसनी फैल गई है। वहीं जानकारी के मुताबिक रात करीब 1:45 पर स्थानीय लोगों ने फुटकर सब्जी मंडी की दुकानों में आग की लपटें उठती हुई देखी। फिर नजारा देख तत्काल घटना की जानकारी दमकल विभाग को दी गई। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की 2 गाड़ियां आग पर काबू पाने के लिए मौके पर पहुंची और करीब 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद दमकल विभाग के कर्मचारियों ने आग पर काबू पाया। आग कैसे लगी इसका अभी तक पता नहीं चल पाया है। प्रदेश भर के डाकघरों में बनाए गए आधार सेंटर के लिए डाक विभाग के आउटसोर्स कर्मचारी नहीं मिल पा रहे हैं। ऐसे में इन आधार सेंटरों पर बंदी का संकट मंडरा रहा है। लोगों को आधार से जुड़े कार्यों के लिए चक्कर काटने पड़ रहे हैं। वहीं विभाग ने अपने डाकघर के कर्मचारियों को इन सेंटरों पर तैनात किया है। केंद्र में काम करने से उन कर्मचारियों का मूल काफी प्रभावित हो रहा है। इस समस्या से निपटने के लिए विभाग ने आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के माध्यम से लोगों को सेंटर पर सुविधा उपलब्ध कराने का फैसला लिया है। वहीं अगर बात करें 3 महीने का समय बीत जाने के बाद भी विभाग को आउटसोर्स कर्मचारी नहीं मिल पा रहे हैं, जिसके चलते आधार सेंटर बंदी की कगार पर है। हालांकि कर्मचारियों के न होने की परेशानियों की वजह से इन सेंटर पर बहुत कम लोग आ रहे हैं। हाँ, आधार सेंटर में क्योंकि जो हमारे रेगुलर कर्मचारी जहां कम हैं, जहां कर्मचारियों की कमी है, तो वहां हम लोग आउटसोर्स के माध्यम से आधार ऑपरेटर्स को रखने की जो है बात कर रहे थे बहुत पहले से। और उसके लिए हम लोगों ने जेम के माध्यम से टेंडर वगैरह भी फ्लोट किया है, लेकिन अभी तक जो है वो ये चैनलाइज नहीं हो पाया है, टेंडर मैच्योर नहीं हो पाया है। जैसे जो है ये टेंडर मैच्योर होगा उसके बाद जो है ऑपरेटर्स की कमी यहाँ पर पूरी हो जाएगी। चलिए, खबर उत्तराखंड में हमारे साथ फिलहाल इतना ही। अब आपसे लेंगे विदा, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।